तो कहानी की शुरुआत में हमें फ्रैंक नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि फ्रैंक एक आर्मी का जवान है। उसके पास कोर्टेस नाम करके एक बंदा आता है और वो फ्रैंक को कुछ देता है। वो सामान देने के बाद वो फ्रैंक से कहता है कि बस चलते जाओ, मंजिल तुम्हें मिल जाएगी। अब इसका क्या मतलब था, अगर आपको अभी मालूम चल जाएगा तो पूरा मजा खराब हो जाएगा। इसलिए कहानी देखते रहो, मैं आपको बताऊंगा कि आखिर फ्रैंक कहाँ जा रहा है और वो क्या करने वाला है। सबसे पहले वो बस से वॉशिंगटन जाने वाले रास्ते पर उतर जाता है। जब वो एक कार वाले से लिफ्ट मांगता है तब उसे लिफ्ट नहीं मिलती है। अब यहीं पर सीन उस कार की महिला पर शिफ्ट हो जाती है जिसका नाम है एलिजाबेथ। उसे कॉल आया था, इसलिए वो एक केस पर स्टडी करने के लिए जा रही थी, क्योंकि एलिजाबेथ एक पुलिस ऑफिसर है। रास्ते में वो देखती है कि ट्रक पर ढेर सारी लकड़ियां लदी हुई थी जो कि रास्ते में गिर चुकी हैं, इसलिए रास्ता जाम हो गया है। एलिजाबेथ जब जाकर के पूछती है तब उसे मालूम चलता है कि अभी रास्ता साफ होने में लगभग आधे घंटे लगने वाले हैं। वो जाकर के जब कार में दोबारा बैठती है तभी उसके पास फिर से फ्रैंक आ जाता है। वो एलिजाबेथ को बताता है कि वो एक सोल्जर है और उसे वॉशिंगटन जाना है, इसीलिए उसे लिफ्ट चाहिए। वैसे पहले तो एलिजाबेथ उसे मना कर देती है, लेकिन बाद में वो उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाती है। लिफ्ट देने के लिए इसलिए तैयार हो जाती है क्योंकि जिस जगह पर फ्रैंक जा रहा है ठीक उसी जगह पर एलिजाबेथ भी जा रही है। एलिजाबेथ को तो मालूम चल गया था, लेकिन फ्रैंक को अभी पता नहीं है कि एलिजाबेथ एक पुलिस ऑफिसर है। इनका सफर काफी दूर का था, इसलिए वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। अब वहाँ पर पहुँच जाने के बाद फ्रैंक को एलिजाबेथ के बारे में मालूम चलता है। उसे मालूम चलता है कि जिस केस पर वो स्टडी करने के लिए यहाँ पर आया है उसी केस को एलिजाबेथ हैंडल कर रही है। खैर अब यहाँ पर जो एलिजाबेथ थी वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए घर के अंदर चली जाती है, लेकिन जो फ्रैंक था वो गैराज के साइड में जाता है क्योंकि वहाँ पर एक वैन खड़ी थी। सुनने में ऐसा आया था कि जो किलर है वो व्हाइट वैन का इस्तेमाल करता है। इसी वजह से फ्रैंक इस व्हाइट वैन के पास आकर के तलाशी लेने लगता है। तलाशी के दौरान फ्रैंक को यहाँ पर एक खिलौना मिलता है जिसे लकड़ी से बनाया गया था। उसको उठा करके वो अपनी जेब में रख लेता है। सीन शिफ्ट होता है और लाश वाले जगह पर जब एलिजाबेथ जाकर के पहुंचती है तब लाश की हालत देख करके उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन हस्बैंड और वाइफ दोनों के पेट और मुंह को फाड़ दिया गया था। इनके शरीर पर चाकू के इतने घाव लगे हुए थे कि गिनती भी नहीं किया जा सकता था। यहाँ एक पुलिस वाला एलिजाबेथ को बताता है कि इनका एक बेटा है इवान, हम उसे काफी समय से ढूंढ रहे हैं लेकिन वो हमें मिल नहीं रहा है। छानबीन के दौरान एलिजाबेथ को यहाँ पर एक दरवाजा दिखाई देता है जो कि बेसमेंट का था। इसके बाद जब वो बेसमेंट में जाती है तब उसे यहाँ पर किसी की परछाई दिखाई देती है। उसे चेक करने के लिए जब वो आगे जाती है तब उसे मालूम चलता है कि ये तो इवान है। वो इवान से पूछती है कि आखिर तुम किससे डर रहे हो। तब इवान एक नाम लेता है और उसका नाम था द सोल ईटर। ये नाम सुन करके एलिजाबेथ को कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि वो भी पहली बार इस नाम को सुन रही थी। खैर अब इसके बाद वो इवान को लेकर के बाहर जाती है और उसे डॉक्टर के निगरानी में रख देती है क्योंकि इस समय इवान सदमे में था। अब रात के समय में जब एलिजाबेथ और फ्रैंक एक साथ बैठे हुए थे तब यहाँ पर फ्रैंक एलिजाबेथ को उन बच्चों की तस्वीर दिखाता है जो यहाँ से गायब हो चुके थे। वो एलिजाबेथ को बताता है कि ये सारे बच्चे यहाँ से गायब हो चुके हैं और किसी को भी नहीं पता है कि वो बच्चे गए कहाँ पर। जिस पर एलिजाबेथ कहती है कि हमें ये केस सौंपा गया है, इसलिए इस केस को सोल्व करने के लिए आधा काम तुम करोगे और बाकी का काम मैं करूंगी। इससे काम थोड़ा आसान हो जाएगा। इसके बाद एलिजाबेथ जब पुलिस स्टेशन में जाती है तब वो पुलिस वालों पर थोड़ा नाराज थी क्योंकि ये पुलिस वाले काफी समय से उस घर के अंदर ही थे, लेकिन ये लोग इवान को ढूंढ नहीं पाए। तब यहाँ पर जो मार्टिन था वो कहता है कि हमारे पास आदमी बहुत कम है और हमें और भी काम थे, इसी वजह से हम उस बच्चे पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए। सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्रैंक को दिखाया जाता है जो इवान से बात करने के लिए हॉस्पिटल में गया था, जहां फ्रैंक की मुलाकात इवान की डॉक्टर मारिया से होती है। फ्रैंक इवान से मिलना चाहता था, लेकिन मारिया कहती है कि अभी तुम उससे नहीं मिल सकते हो, अभी वो बच्चा है, उसे इतना बड़ा सदमा लगा हुआ है। इन सब के बारे में अगर तुम उससे बात करोगे तो फिर से वो इन्हीं सब के बारे में सोचने लगेगा। फ्रैंक कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। इतना कहने के बाद फ्रैंक यहाँ से चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि फ्रैंक इतनी आसानी से यहाँ से जाने वालों में से नहीं
था। वो चुपके से इवान के कमरे में जाता है। यहाँ पर वो इवान से पूछता है कि तुम्हारे माता पिता को किसने मारा। जब इवान जवाब नहीं दे रहा था तब फ्रैंक कहता है कि चलो हम एक गेम खेलते हैं जिसमें तुम्हें हाँ या ना में जवाब देना होगा। इतना कहने के बाद फ्रैंक गायब हुए बच्चों की तस्वीर निकालता है और इवान को दिखा करके उससे पूछता है कि क्या तुम इन्हें जानते हो, जिस पर इवान हाँ में जवाब देता है। इसके बाद फ्रैंक फिर से उससे पूछता है कि उस रात जब तुम्हारे माता पिता की मौत हुई तब तुम्हारे घर में और कौन था। इवान जवाब देते हुए कहता है कि वो सोल ईटर था। ठीक उसी समय इवान फ्रैंक के पीछे द सोल ईटर की परछाई देखता है। वो सिर्फ इवान को ही दिख रहा था, फ्रैंक उसे नहीं देख पाता है। ठीक उसी समय मारिया आ जाती है जो फ्रैंक को यहाँ से जाने के लिए कहती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एलिजाबेथ को दिखाया जाता है। इवान के माता पिता का जब पोस्टमार्टम हुआ तब डॉक्टर एलिजाबेथ को बताते हैं कि इन दोनों ने आपस में ही एक दूसरे को जान से मारा है। हस्बैंड ने वाइफ को जान से मारा और फिर खुद को जान से मार लिया। यह सुन करके एलिजाबेथ भी थोड़ा सदमे में थी क्योंकि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। इधर हमें फ्रैंक को दिखाया जाता है जो इवान के एक पड़ोसी से जाकर के बात करता है। दरअसल फ्रैंक इस लड़की से इवान के माता पिता के बारे में कुछ पूछ रहा था। ये लड़की बताती है कि इवान के माता पिता तो बिल्कुल ठीक थे लेकिन इवान में ही कुछ गड़बड़ी थी। इवान हर प्रकार की आत्माओं को देख सकता था। मुझे ऐसा लगता है कि इवान ने ही मेरे कुत्ते को भी जान से मारा है। इसके बाद फ्रैंक गायब हुए बच्चों की तस्वीर निकालता है और लड़की को दिखाने लगता है, लेकिन उसी समय उसका हस्बैंड आ जाता है जो फ्रैंक पर काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उस आदमी को लग रहा था कि फ्रैंक उसकी बीवी पर डोरे डाल रहा है। बस इसी वजह से इन दोनों के बीच में थोड़ा हाथापाई भी हो जाता है। खैर फ्रैंक उसे इग्नोर करता है और वापस से इवान के घर पर आ जाता है। वो इवान के कमरे में तहकीकात करने के लिए गया था लेकिन यहाँ आने के बाद उसे मालूम चला कि यहाँ पर पहले से ही एलिजाबेथ आ चुकी है। इवान के कमरे में जाने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि उसके कमरे में जो कंप्यूटर था वो वहाँ से गायब हो चुका है। अब एलिजाबेथ फ्रैंक को अपने साथ में ले करके दोबारा बेसमेंट में जाती है जहाँ पर उसने इवान को देखा था। थोड़ा बहुत इधर उधर ताक झाक करने के बाद इन लोगों को इवान का बेड दिखाई देता है जहाँ पर वो सोता था। यहाँ इन्हें मालूम चलता है कि इवान का ऊपर वाला कमरा नहीं बल्कि इवान यहाँ आकर के रहता था। एलिजाबेथ के पास फोन आ गया था इसलिए वो बात करने के लिए बाहर चली जाती है। तभी यहाँ एलिजाबेथ को कुछ दिखाई देता है जिसे लकड़ियों से ढका गया था। फ्रैंक आकर के जब थैली को चेक करता है तब उसे मालूम चलता है कि ये एक कुत्ता है जिसको मार दिया गया है। फ्रैंक को मालूम चल जाता है कि ये कुत्ता उसी महिला का है जिससे अभी कुछ समय पहले वो बात कर रहा था। अब एक केस सोल्व नहीं हुआ था तभी एक केस फिर से इनके सामने आ जाता है। ये दोनों लकड़ी के मिल में जाते हैं जहाँ इन्हें मालूम चलता है कि वहाँ का एक वर्कर खुद को जान से मार चुका है। फ्रैंक देखता है कि मरने से पहले उस आदमी ने बियर पिया है। हैरानी की बात यह थी कि बियर पीने से कोई खुद को कैसे मार सकता है। यहाँ एलिजाबेथ को सेम वही खिलौना मिलता है जो फ्रैंक को मिला था। इसको भी लकड़ी से ही बनाया गया था लेकिन दोनों की बनावट अलग अलग थी। अब इसके बाद ये लोग जाकर के डेविड नाम करके उस इंसान से मिलते हैं जिसने कॉल किया था पुलिस के पास। डेविड इन लोगों को बताता है कि जिस वर्कर की मौत हुई वही इंसान मेरा एक सामान डिलीवर करने वाला था। मैंने उसके पास कॉल किया, मैसेज भी किया, लेकिन जब उसका रिप्लाई नहीं मिला तब मैं मिल में आया जहां मैंने देखा कि उसने खुद को मार लिया था। खैर डेविड से पूछताछ कर लेने के बाद उसे ये लोग यहाँ से जाने देते हैं। एक चीज कॉमन ये थी कि यहाँ का जो कंप्यूटर था वो भी गायब था। उसी समय इन लोगों को ऊपर के साइड में किसी की आवाज सुनाई देती है। वो एक इंसान था जो ऊपर से कूद करके यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। फ्रैंक उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। वो फ्रैंक को भगाते हुए उसे लेकर के जंगल के अंदर चला जाता है। एक समय ऐसा आता है जब फ्रैंक उसे पकड़ तो लेता है लेकिन तभी वो गलती से नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से फ्रैंक जख्मी हो जाता है और वो आदमी यहाँ से भाग जाता है। लेकिन फ्रैंक के लिए अच्छी बात ये थी कि उसका जो बैग था वो गिर चुका था। बैग के अंदर उसे वही लैपटॉप मिलता है जो लकड़ी के मिल में रखा हुआ था। हार्ड ड्राइव को निकालने के बाद वो लैपटॉप को फेंक देता है और वापस आकर के वो एलिजाबेथ को बताता है कि आदमी भाग गया। मतलब कि हार्ड ड्राइव के बारे में वो एलिजाबेथ को नहीं बताना चाहता था। रात के समय में जब वो हार्ड ड्राइव को चेक कर रहा था तब उसे मालूम चलता है कि ढेर सारी फाइलें ऐसी हैं जो कि डिलीट हो चुकी हैं। इसीलिए वो अपने दोस्त कोर्टेस के पास कॉल करता है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। कोर्टेस एक हैकर है, मतलब कि उसका काम है फाइलों को ठीक करना, IP एड्रेस को ट्रैक करना और लोकेशन का पता लगाना। वो सारी फाइलें कोर्टेस के पास भेज देता है और कहता है कि इसे अच्छे से जांच करो और इसके बारे में मुझे बताओ। इसके बाद फ्रैंक एलिजाबेथ के पास चला जाता
आता है थोड़ा बातचीत करने के लिए। एलिजाबेथ ने डेविड के कॉल हिस्ट्री को निकाला था। यहाँ पर जब वो हिस्ट्री को चेक करती है तब उसे मालूम चलता है कि डेविड ने उस वर्कर के पास कोई कॉल या मैसेज किया ही नहीं था, जिसका मतलब साफ है कि डेविड इनसे झूठ बोल रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हमें डेविड और उसकी पत्नी को दिखाया जाता है जो भगवान से प्रार्थना कर रही थी। डेविड जैसे ही वाइन को पीता है तभी अचानक से उसे बेचैनी महसूस होने लगती है। हम देखते हैं कि रात के समय में डेविड का हालचाल पूछने के लिए यहाँ फ्रैंक और एलिजाबेथ भी पहुंच चुके हैं। एलिजाबेथ सामने के दरवाजे से अंदर जाती है और वहीं जो फ्रैंक था वो पीछे के रास्ते से घर के अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद एलिजाबेथ देखती है कि डेविड की जो बीवी थी वो बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हालत में थी। जब वो फ्रैंक को आवाज लगाती है तो उसी समय फ्रैंक के ऊपर डेविड हमला कर देता है। अब ऐसा हम मान सकते हैं कि इस वक्त डेविड ने अपने हाथों में जो हथियार लिया है उसी हथियार से उसने अपनी बीवी के ऊपर हमला किया। और यहाँ पर जब वो फ्रैंक को मारने वाला था तो उसी समय पीछे से एलिजाबेथ आकर के डेविड को शूट कर देती है। अब ये बात तो साफ था कि डेविड ने ही अपनी बीवी को जान से मारा, लेकिन क्यों मारा इसका पता अभी नहीं चल पाया है। यहाँ एलिजाबेथ को जब मालूम चलता है कि डेविड की एक बेटी है जिसका नाम है जीना, तब वो उसके कमरे में जाती है। जीना के कमरे में जाने के बाद एलिजाबेथ को मालूम चलता है कि उसने भी साउल ईटर का ढेर सारा तस्वीर बना करके रखा है, जिस साउल ईटर की बात इवान कर रहा था। यहाँ पर एलिजाबेथ को एक लेटर मिलता है जिस पर शैतान के बारे में कुछ लाइन लिखा हुआ था। सीन शिफ्ट होता है और हमें जीना को दिखाया जाता है जो घर से दूर छुपी हुई थी और वो इन लोगों से बच रही थी। उसी समय कोई तो था जो उसके पीछे आता है जो जीना को लेकर के अपने साथ चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें रात के समय में हॉस्पिटल के अंदर इवान को दिखाया जाता है। अचानक से वो एक आवाज को सुनता है जिसकी वजह से उसकी आंख खुल जाती है। दरअसल कोई उसके दरवाजे को खोल चुका था और जैसे ही वो दरवाजे को बंद करता है उसी समय यहाँ पर द साउल ईटर आ जाता है जो कि इवान को अपने साथ में लेता है और उसे लेकर के यहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह में इवान की जो डॉक्टर थी मारिया, वो फ्रैंक और एलिजाबेथ के पास आती हैं और उन्हें इवान के बारे में बताती हैं। वो इन्हें बताती हैं कि पता नहीं कैसे लेकिन वो अचानक से गायब हो गया सभी बच्चों की तरह। यहाँ एलिजाबेथ बताती है कि डेविड की बेटी जीना भी गायब है। जीना का नाम सुनने के बाद मारिया बताती है कि वो तो इवान के साथ में उसके स्कूल में ही पढ़ती है। मैं कभी कभी जब स्कूल में जाती हूँ तो उन दोनों को साथ में देखा था। उसी समय एलिजाबेथ के पास पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, इसीलिए वो फ्रैंक को भी अपने साथ ले करके पुलिस स्टेशन जाने लगती है। लेकिन रास्ते में हम देखते हैं कि एक बाइकर है जो इन लोगों के कार का पीछा कर रहा था। इतना ही नहीं बल्कि वो इन लोगों को गन से शूट भी करता है, इसलिए उसे रोकने के लिए ये लोग अपनी कार से उसे ठोक देते हैं, जिसकी वजह से बाइक वाले के साथ साथ इनका भी एक्सीडेंट हो जाता है। जो बाइक वाला बंदा था वो जंगल की तरफ भाग गया था। फ्रैंक उसके खून का पीछा करते हुए जंगल की तरफ जाता है। वो आदमी जख्मी हो गया था और फ्रैंक उसे बड़े ही आराम से ढूंढ लेता है। फ्रैंक उसे टॉर्चर करता है और उससे पूछता है कि वो बच्चे कहाँ पर हैं जो गायब हो चुके हैं, जिस पर वो आदमी कहता है कि मुझे बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैं तो यहाँ पर ड्रग्स डिलीवर करने के लिए आया था। जब फ्रैंक उसके जेब को चेक करता है तब उसके जेब में से सच में ड्रग्स मिलता है। वो आदमी बताता है कि ये एक सिंथेटिक ड्रग्स है, अगर इसे थोड़ा सा लेते हो तो हवा में उड़ने लगोगे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो ये जानलेवा हो सकता है। फ्रैंक उस आदमी से पूछना चाहता था कि आखिर ये ड्रग्स वो किसको डिलीवर करने वाला है, लेकिन वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही उस आदमी की मौत हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक्सीडेंट की वजह से एलिजाबेथ की हालत थोड़ा खराब हो गया था, इसीलिए उसे एडमिट किया गया था। तभी फ्रैंक के पास कोर्टेस का कॉल आता है और वो फ्रैंक को बताता है कि मैंने उन सभी फाइलों के आईपी एड्रेस को ट्रैक किया है। वो फ्रैंक को बताता है कि वो एक वेबसाइट है जिस पर वीडियो अपलोड किया जाता है, जैसे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी या फिर टॉर्चर करने वाली वीडियोस को। उसके आईपी एड्रेस को मैंने ट्रैक भी किया है। उसके 4 ओनर हैं। ओनर्स का नाम बताने के बाद वो आईपी एड्रेस के जरिए उसका लोकेशन भी ट्रैक करके फ्रैंक के पास भेज देता है। फ्रैंक उस लोकेशन पर अकेले ही जाना चाहता था, लेकिन तभी एलिजाबेथ भी कार में आकर के बैठ जाती है। एलिजाबेथ कहती है कि तुम ये काम अकेले नहीं कर सकते हो, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना ही होगा। अब थोड़े से सफर को तय करने के बाद ये लोग पहाड़ी के ऊपर सेनेटोरियम में आ जाते हैं। पहाड़ी के ऊपर इस सेनेटोरियम में गांव का कोई भी सदस्य नहीं आता था, क्योंकि सभी लोगों को इस जगह से डर लगता था। अंदर जाने के बाद जब एलिजाबेथ छानबीन कर रही थी तब यहाँ पर उसकी मुलाकात मार्टिन से होती है। वो एलिजाबेथ को बताता है कि बच्चे गायब हो चुके हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर भेजा गया है उन बच्चों को ढूंढने के लिए। अब जैसे कि मार्टिन भी एक पुलिस वाला था, इसलिए एलिजाबेथ उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है, लेकिन अगले ही पल वो पीछे से आकर के एलिजाबेथ पर हमला कर देता
है। वो एलिजाबेथ से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। वो चाकू से एलिजाबेथ को मारने वाला था, लेकिन उससे पहले ही वो गन से मार्टिन को शूट कर देती है। फ्रैंक जब उसकी जांच कर रहा था तब उसे मार्टिन के गले में एक चाबी मिलता है। दरअसल यहाँ पर एक दरवाजा था और इसी दरवाजे की चाबी मार्टिन ने अपने पास रखा था। दरवाजे को खोलने के बाद जब ये लोग अंदर जाते हैं और लाइट्स को ऑन करते हैं तब अंदर के साइड में इन लोगों को ढेर सारा सामान दिखाई देता है। यहाँ पर इन लोगों को एक और कमरा दिखाई देता है जिसके अंदर ये लोग चले जाते हैं। अब इस कमरे के अंदर जब ये लोग जाते हैं तब इन लोगों को अलग अलग प्रकार के बहुत सारे कमरे दिखाई देते हैं। इन कमरों को देख करके इन्हें ऐसा ही लग रहा था कि इसे बच्चों के लिए ही बनाया गया है। ये लोग जब आखिरी वाले दरवाजे को खोलते हैं तब इन लोगों को इस कमरे में जीना और इवान मिलते हैं। इन दोनों को यहाँ पर जंजीरों से बांध करके रखा गया था। जीना कहती है कि यहाँ से चले जाओ वरना साउल ईटर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर जब जीना से पूछा जाता है कि उसके माता पिता के साथ में क्या हुआ था तब वो असली सच्चाई बताती है, जिस पर जीना बताती है कि साउल ईटर को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका था और वो था लोगों को मारने का। लोगों के नमक के आंसू से साउल ईटर की भूख खत्म होती है और उसने अपनी भूख खत्म करने के लिए हमारा इस्तेमाल किया। एक दिन जंगल में मैंने एक जानवर को मरा हुआ पाया और मुझे पता चला कि उसके पास में जो पाउडर है उसी को खाने की वजह से उस जानवर की मौत हुई है। इस चीज को चेक करने के लिए हमने इस पाउडर को पड़ोसी के कुत्ते को खिलाया, जिसकी वजह से उस कुत्ते ने खुद को ही जान से मार लिया। इवान के पूछने पर वो बताता है कि उसने अपने माता पिता के नाश्ते में भी उस पाउडर को मिला दिया था। अब ड्रग्स की वजह से उसके जो माता पिता थे वो बेकाबू हो गए थे, वो एक दूसरे पर ही हमला करने लगे थे। ड्रग्स की वजह से उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो एक दूसरे को जान से मार लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि इवान खड़े होकर के सब कुछ देख रहा था। जीना ने इसी पाउडर को अपने पिता के वाइन में भी डाल दिया था और जो लकड़ी के मिल का वर्कर था उसके बियर में भी इन लोगों ने पाउडर को मिला दिया था। उसी समय अचानक से पावर कट हो जाती है, जिस पर जीना कहती है कि साउल ईटर आ चुका है, जिस पर जो फ्रैंक था वो एलिजाबेथ पर गन तान देता है और कहता है कि तुम्हें बच्चों के साथ यहीं पर रहना होगा। वो एलिजाबेथ को बच्चों के साथ कमरे में बंद कर देता है और साउल ईटर का सामना करने के लिए जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई था जो फ्रैंक को इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एलिजाबेथ जंजीर को तोड़ करके बच्चों को आजाद कर चुकी है। इसके बाद वो अपने गन का इस्तेमाल करके दरवाजे के लॉक को भी तोड़ देती है। अब एलिजाबेथ बच्चों को ले करके बाहर आती है, जहां वो फ्रैंक को देखती है जो कि नीचे बैठा हुआ था, क्योंकि द साउल ईटर ने उसके ऊपर गन तान रखा था। जब फ्रैंक उसकी आवाज सुनता है तब उसे मालूम चलता है कि वो एक लड़की है। वो फ्रैंक से पूछती है कि तुम यहाँ पर आखिर क्यों आए हो, जिसके बाद फ्रैंक एक तस्वीर निकालता है, जिसके बाद हमें मालूम चलता है कि वो अपने बेटे को ढूंढते हुए यहाँ पर आया था। दरअसल उसका जो बेटा था वो भी यहीं से गायब हो गया था। तभी फ्रैंक उस महिला पर हमला कर देता है और उसके हाथों से गन को छीन लेता है। उस महिला के चेहरे पर से जब नकाब हटा तब हमें मालूम चलता है कि ये तो इवान की डॉक्टर मारिया है। फ्रैंक उससे पूछता है कि आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रही थी, जिस पर मारिया बताती है कि हम बच्चों को टॉर्चर करते हैं जिसके बदले में वे लोग हमें पैसे देते हैं। जब फ्रैंक अपने बेटे के बारे में पूछता है तब मारिया बताती है कि तुम्हारा बेटा तो एक हफ्ते भी नहीं टिक पाया था। दरअसल फ्रैंक के बेटे को बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया था और वीडियो बनाया गया था, जिसको डार्क वेब पर अपलोड भी किया गया है। एलिजाबेथ उससे पूछती है कि इस समय बच्चे कहाँ पर हैं। तब वो इन लोगों को एक लाल दरवाजे के पीछे लेकर के जाती है, मतलब कि वो बताना चाहते थे कि बच्चे यहीं पर हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद फ्रैंक को मालूम चलता है कि सारे बच्चों को मारिया ने मार दिया है और उसके बेटे को भी उसने खत्म कर दिया है, जिससे फ्रैंक को गुस्सा आता है और वो मारिया को गन से शूट करता है। उससे पहले ही मारिया के पास जीना और इवान आ जाते हैं, जो कि मारिया को जबरन वही सिंथेटिक ड्रग्स खिला देते हैं। इसके बाद जो फ्रैंक था वो अपनी जेब से एक चाकू निकालता है और मारिया के सामने रखने के बाद यहाँ से बाहर चला जाता है। इनका काम आसान हो गया था, ये लोग मारिया को सजा नहीं देंगे बल्कि मारिया खुद को ही सजा देगी। थोड़ी देर बाद जब ड्रग्स का असर शुरू होता है तब मारिया उस चाकू को उठाती है और उससे खुद पर चोट पहुंचाना शुरू कर देती है। मारिया के चिल्लाने की आवाज बाहर खड़ा फ्रैंक साफ साफ सुन रहा था। फ्रैंक पूरी बिल्डिंग में आग लगाने के बाद सब कुछ खत्म कर देता है। इस बीच जो एलिजाबेथ थी वो दोनों बच्चों को लेकर के बाहर आ चुकी थी। वैसे फ्रैंक यहाँ पर अपने बच्चे के खातिर आया था, लेकिन अब उसे मालूम चल चुका है कि उसे उसका बच्चा नहीं मिलेगा, इसलिए अब वो यहाँ से जाने का फैसला करता है। फाइनली दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।